राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी जो मेडिकल कंपनी के सेक्टर में कंपनी स्टार्ट हुई थी 1981 के अंदर में, और आज के दिन में शार्क टैंक इंडिया के अंदर में नमिता थापड़ नाम से जो एक जज बैठते हैं वो इस कंपनी की प्रमोटर शेयर होल्डर हैं। अब यहाँ पर अब इसको ये जो कंपनी मार्केट से पैसे उठाने की कोशिश कर रही है और किस वैल्यूएशन के ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है और वहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट होने की उम्मीदें हैं या नहीं, वो उसकी इस वीडियो के थ्रू हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी अंदर झांकने की कोशिश करेंगे कंपनी के पास परफॉर्मेंस के इसके अंदर में। और इस आईपीओ के हिसाब से हम कि आईपीओ से कंपनी को क्या बेनिफिट हो सकता है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स जो आज के दिन नए घुसने वाले पब्लिक की फॉर्म में, उनको क्या बेनिफिट यहाँ पर हो सकता है। सो लेट्स प्रोसीड विद दिस। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स आईपीओ की देख लेते हैं। तो 3 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है, जिसमें हम अप्लाई कर पाएंगे। 1008 रुपये का कट ऑफ प्राइस कंपनी ने सेट किया है और आपको एक आईपीओ की फाइल लगाने 14,112 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 800 करोड़ रुपए उठा रही है। एंड नेक्स्ट अगर कंपनी देखते हैं तो यहाँ पर 1152 करोड़ रुपए के वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स और कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं, पब्लिक शेयर होल्डर्स, वो सभी कुछ ना कुछ फॉर्म के अंदर में यहाँ पर शेयर्स बेच रहे हैं और उसके थ्रू पैसे उठा रहे हैं, मतलब अपने बैंक खातों को भरने की कोशिश करें कंपनी के शेयर्स बेच की पब्लिक को। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट भी है। अगर कोई कंपनी जो कोई बंदा अगर एमक्यू और फार्मा में काम करता है तो उसको 90 रुपये का शेयर डिस्काउंट मिलेगा। उसको यही शेयर जो है ये 918 रुपीज़ का पड़ेगा। अप्लाई करते हुए वहाँ पे ऑप्शन आएगा एम्प्लॉयज़ का। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी के आफ्टर बिफोर द आईपीओ के अंदर में यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 83% 84% के आसपास में शेयर होल्डिंग थी। और आईपीओ के यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं 83.21% के आसपास में शेयर होल्डिंग थी। और आईपीओ के जस्ट बाद में जो शेयर होल्डिंग रह जाने वाली वो 78% के आसपास में रह जाने वाली है। सो प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 78% के आसपास रह जाने वाली है। अगर 78 प्रमोटर ग्रुप का जो सीबी रूल है उसके अकॉर्डिंग 75% से कम होनी चाहिए। सो आई गेस इनको जल्दी ही अपने और शेयर्स बेचने पड़ सकते हैं ओएफएस के थ्रू। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर कि कंपनी आज के दिन करती क्या है। सो जैसे नाम में लिखा हुआ है एमक्यू और फार्मास्यूटिकल, सो कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर में अलग अलग जो मेडिसिन होती हैं वो बनाती हैं, एपीआईज बनाती हैं, उनके अंदर में रिसर्च करती हैं, नई नई दवाइयाँ बनाती हैं नई नई बीमारियों के ऊपर में। तो ये कंपनी का मेन काम है जिसके थ्रू कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट करती है। नेक्स्ट अगर देते हैं आज के दिन कंपनी की जो पूरी वैल्यू लगाई जा रही है वो कितनी लगाई जा रही है, तो 19,029 करोड़ रुपए लगाई जा रही है ना। बहुत बड़ी कंपनी आज के दिन इसको माना जाता है। और नेक्स्ट देखा जाए तो 1981 में स्टार्ट हुई थी, तो काफ़ी पुरानी कंपनी भी है। और नमिता थापड़ जिनका हम यूजुअली जानते हैं बेसिकली शार्क टैंक इंडिया की तरफ से, उनके पास में 3.5% के आसपास में ही कंपनी का मालिकाना हक है। वो 1982 से ही उनके पास में है। उसके बाद में कंपनी ने बोनस जारी किए, राइट इशू जारी किए, नए स्प्लिट किए शेयर्स, तो इस हिसाब से उनके जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ते गए, राइट। और छोटे से 300 400 जो शेयर्स, 400 500 जो शेयर्स थे वो बढ़ते 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 आज के दिन काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, लाखों में हो चुके हैं। आई थिंक 80 लाख समथिंग शेयर्स हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आप पुराने ज़माने के लोगों को देखोगे जिन्होंने बहुत पहले कंपनी के शेयर्स उठाए थे उनके भी ऐसे ही बढ़े हैं। यहाँ पर देखोगे, यहाँ ऑप्शन दिखेगा आपको नमिता विकास थापड़, 63 लाख शेयर्स हो चुके हैं, सॉरी, राइट। और यहाँ पे 3.5% शेयर होल्डिंग कंपनी की इनके पास में है और ये इनके पिताजी की कंपनी है। सो इनका विकास थापड़ नाम लिखा हुआ तो इनकी शादी होने के बाद का नाम है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी आज के दिन पैसा उठाना क्यों चाह रही है, तो इसके पीछे कंपनी बोली कि कंपनी जो लोन है कंपनी के ऊपर में, जो कि बेसिकली आज के दिन 2,000 करोड़ तक का लोन है, उस लोन को चुकाना है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी ने बताया है। और उस 2,000 में से 800 करोड़ रुपए जो कंपनी के पास में, उसमें से 600 करोड़ रुपए लोन चुकाने के लिए काम में लिए जाने वाले हैं। तो लोन चुका देगी कंपनी आईपीओ के पैसों से, तो कंपनी को क्या बेनिफिट होगा? ऑफ कोर्स कंपनी को बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर कंपनी की हम लोग बैलेंस शीट यहाँ पे चेक करते हैं किस तरीके से कंपनी की अभी तक कमाई हुई है, तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे, 1 सेकेंड, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल के आया था जिसमें फाइनेंस कॉस्ट है ये 237 करोड़ रुपीज़ पूरे साल का, तो 237 करोड़ रुपए लगे हैं। जबकि कंपनी का जो लोन था वो कितना था उस साल, पिछले साल 2200 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पे लगभग 11% का नेट इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया है। सो यहाँ पर अब कंपनी का 600 करोड़ रुपए से अब यहाँ पर रह गया 2100 करोड़ के आसपास में, उसमें भी 600 करोड़ रुपए चुका देगी तो 1500 करोड़ का नेट प्रॉफिट बचेगा, सॉरी लोन बचेगा। 1500 करोड़ के ऊपर में 11% के आसपास, तो हमें मान लो 5.5, सॉरी 150 करोड़ के आसपास में कंपनी फाइनेंस कॉस्ट और इंटरेस्ट पे करने वाली है, तो वहाँ पर बच जाएगा पैसा।
क्योंकि यहाँ पर कंपनी का ये इस तरह हम लोग देख पाएंगे तो 150 करोड़ रुपए के आसपास में बच जाएगा। अगर इतना ही प्रॉफिट कमाती है तो नेट प्रॉफिट जो होंगे वो यहाँ पर 150 करोड़ कितने हैं, लगभग 80 करोड़ रुपए से बढ़ जाएंगे। तो 80 करोड़ रुपए से बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर 810 करोड़ के आसपास में नेट प्रॉफिट्स सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट्स अगर हम लोग देखेंगे तो ये लगभग 600 करोड़ के आसपास में पहुँच जाएगा। सो 600 करोड़ के आसपास में नेट प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स बढ़ गए तो कंपनी के वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए पैसा बढ़ गया तो कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है। बट द थिंग इज़ कि कंपनी का हर साल जो है नेट प्रॉफिट्स घटता ही जा रहा है और उसके जो मेन रीज़न पीछे नज़र आ रहा है वो है कंपनी के अदर एक्सपेंसेस। इनको अगर हम लोग देखते हैं तो 1200 करोड़, फिर 1400 करोड़, यहाँ पे 1600 करोड़। अब अदर एक्सपेंसेस कौन से हैं, तो ये अदर एक्सपेंसेस की लिस्ट है जो कंपनी ने यहाँ पे प्रोवाइड करके ये एक्सपेंसेस बोल रहे हैं हमको आउट ऑफ कंट्रोल है। जैसे पेट्रोल का खर्चा हो गया, घूमने का खर्चा हो गया, इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, फ्लाइट्स एंड रेट्स हो गए। जो बेसिक जो कंपनी के अंदर में चलते हैं वो खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और वो बढ़ते ही जा रहे हैं, जिनकी वजह से कंपनी का नेट जो प्रॉफिट है वो हैम्पर हो रहा है। तो यहाँ पर लग रहा है कि अगले साल अगर फिर से इतना ही हैम्पर हो गया तो जितना फाइनेंस ये इंटरेस्ट बचा के प्रॉफिट नहीं होने वाला उससे ज़्यादा तो कंपनी का ऑलरेडी माइनस में मतलब नेगेटिव में जाएगा। इस साल के मुकाबले नेगेटिव में जाएगा, वैसे नेगेटिव में नहीं जाएगा। सो ज़्यादा कुछ बेनिफिट यहाँ पे मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि कंपनी का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है प्रॉफिट के मामले में। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की सेल कंपनी की रेगुलरली ऊपर जा रही है बट नेट प्रॉफिट्स हम लोग ने भी देखे नीचे की साइड में जा रहे हैं। सो भी 500 करोड़ के आसपास तो पहुँच चुके हैं। ये अगले साल अगर इतना ही इस हिसाब से सेल बढ़ाएंगे और नेट प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो फिर भी नेट प्रॉफिट्स यहीं पे इंटैक्ट रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी के अंदर में और कोई दिक्कत, तो यहाँ पे कुछ इश्यूज हमने भी फेस किए हैं, मतलब कुछ नोट डाउन की चीज़ें कि कंपनी के ऊपर में काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं अगेंस्ट द डायरेक्टर्स, अगेंस्ट द प्रोमोटर्स, वो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंडर में चल रहे हैं। सो का मेडिकल सेक्टर की कंपनी है, सो क्रिमिनल सेक्टर केसेस अच्छी बात तो नहीं होती है बट कंपनीज के प्रमोटर्स के ऊपर में चलते हैं। और यहाँ पर जो पैसा इन्वॉल्व है पूरा का पूरा सारी के सारी केसेस के हिसाब से, अगर कंपनी के जो ये प्रमोटर डायरेक्टर या फिर कंपनी जिन केसेस में इन्वॉल्व है वहाँ पे हार जाती है तो यहाँ पे 136 करोड़ रुपीज़ का नुकसान कंपनी को उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि नहीं 1 सेकेंड ओके कंपनी के पास में जितने भी रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं या फिर प्रोमाइसेज हैं या फिर रिसर्च करती है या फिर जहाँ पे कंपनी की दवाइयाँ बनाती है, तो उन जितने भी जितने वो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर में से सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज़ कंपनी की खुद की हैं जो भी कंपनी की ओन्ड है। बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ या तो लीज पर हैं, चाहे वो 99 साल के लिए है, चाहे वो 90 साल के लिए है, लॉन्ग टाइम के लिए है या फिर कुछ वक्त के लिए है, तो बाकी सारी लीज पर ही है मैक्सिम। और बेसिकली ओन सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज़ हैं, ओरल बेंगलुरु एंड ओरल गुजरात के अंदर में। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी के सब्सिडी, तो आज के दिन अगर कंपनी जितने भी देशों में बेच रही है माल वहाँ पर मैक्सिमम देशों के अंदर में कंपनी की खुद की सब्सिडरी अवेलेबल है। सो कंपनी इंडिया से तो लगभग 40% या 45% के आसपास में माल बेचती है, बाकी इंडिया से बाहर बाकी 55% का माल बेचती है। सो कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है और अच्छा खासा माल निकाल रही है। सो एवरीथिंग इज़ फाइन, जस्ट वन थिंग इज़ नॉट फाइन, दैट इज़ कि कंपनी का नेट प्रॉफिट्स गिरता ही जा रहा है, रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है उसके बावजूद भी कि कंपनी अदर एक्सपेंसेस के ऊपर में कंट्रोल नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि अब कंपेरिजन करके देखेंगे कि आज के दिन जिस हिसाब से प्रॉफिट कमा रही है उस हिसाब से जो मार्केट में ऑलरेडी कंपनियां हैं क्या उनके हिसाब से कितना ज़्यादा हमको कितना अच्छे से कंपनी कमाई करी, जिससे कि हमें ये पता चल पाए कि आज के दिन इस कंपनी में कुछ वैल्यू है या ऑलरेडी महंगा है, महंगी के अंदर में आ रहा है कंपनी का जो आईपीओ है वो। उससे पहले हमें ये भी देख लेते हैं कि इन दूसरी कंपनियां इनके भी क्या नेट प्रॉफिट्स कम होते जा रहे हैं टाइम के साथ में। तो ये कंपनी है डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी अगर हम लोग चेक करते हैं तो इस साल हर साल इनके नेट प्रॉफिट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे ये कौन सी सिप्ला के नेट प्रॉफिट्स, तो इसके भी हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। राइट, इन्हीं की दूसरी कंपनियों के साथ में देख लो टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, और टोरेंट फार्मास्यूटिकल इसके बढ़ते ही जा रहे हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये वो नेगेटिव में जा रही है नेट प्रॉफिट्स में, ये सारी के सारी पॉजिटिव में जा रही है मेडिकल सेक्टर की होती हुई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो अभी घटती तो जा रही है, सो फ्यूचर की उम्मीद कम है, क्योंकि जब कोई डाउन ट्रेंड में कोई कंपनी होती है तो उसकी फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद कम हो जाती है पिछले 2 साल से लगातार। तो
वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, फिर भी हम लोग पी और पीवी रेशियो के हिसाब से एक बार कंपेरिजन करके देखते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा वैल्यू कम लगाई है तो फिर तो प्रॉफिट होने का चांसेस है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 527 करोड़ इस साल कमाए हैं, सो इसके हिसाब से पी रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं एक बार, 1 सेकेंड। सो 19,527, राइट, 19,527। सो यहाँ पे 36 का पी ई रेशियो निकल के आया कंपनी का, जिसको अगर हम कंपेयर करके देखते हैं दूसरी कंपनियों के साथ में, सो इसका है 19 का, इसका है 28 का, इसका है 31 का, इसका है 59 का, एंड मैनकाइंड का है 46 का। सो बेसिकली कंपनी का जो पी रेशियो है, जो कमाई है, वो हायर साइड के अंदर में मतलब कम कमाई कर रही है जो मैक्सिमम जो कंपनी है उनके मुकाबले। हमने 5 जो कंपनी ने पीयर अपने कंपैरिजन में दी है, कंपटीशन वाली कंपनियां, उनके सब कंपैरिजन किया है। कंपनी ने वैसे 7 कंपनियां दी हैं, हमने बेसिक 5 कंपनियां जो टॉप कंपनियां वो चूज़ की हैं यहाँ पे, जिनके साथ कंपेयर करके देखते हैं। सो दूसरी कंपनियां ज़्यादा अच्छे से कमा रही हैं, जैसे डॉक्टर रेड्डी हो गई, ये इनका जो पी रेशियो है बहुत ज़्यादा अच्छा इस कंपनी के मुकाबले देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम मैनकाइंड फार्मा के साथ में देखते हैं तो इसका 46 बाई है, जो कि आज के दिन बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, वो मैनकाइंड फार्मा है। तो उस न्यूज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी अच्छा कमा रही है दूसरी कंपनी के मुकाबले, राइट। मैनकाइंड फार्मा वही कंपनी है जो कि कॉन्डोम बनाती है। नेक्स्ट अगर देखते हैं पीबी रेशियो के हिसाब से कि आज के दिन वैल्यू के हिसाब से किस हिसाब से है, तो नेटवर्थ कंपनी की है 295, सॉरी यहाँ पे 2900 करोड़, सॉरी 2900 करोड़ की वैल्यू है। 2900 करोड़ के हिसाब से अगर देखा जाए, 1 सेकेंड, ओके, 6.5 की पीबी रेशियो निकल के आता है। तो यहाँ पे पीबी रेशियो, सो वैल्यू के हिसाब से भी कंपनी ने अपनी जो प्राइस लगाई है वो ज़्यादा महंगी लगाई है कुछ कंपनियों के मुकाबले। मैनकाइंड फार्मा के साथ में कंपेयर करके देखते हैं तो इसके मुकाबले सस्ती है, बट बाकी जो मार्केट की दिग्गज कंपनियां हैं दूसरी वाली, उनके मुकाबले महंगी है। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का आईपीओ थोड़ा सा देखा जाए तो वहीं यूजुअली जहां होना चाहिए वहीं पर है, ना तो ज़्यादा हमें कुछ वैल्यू खास मिल रही है, ना हमको ये बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भारी वैल्यू लगा दी है। सो आईपीओ का एक बूम आता है, उस बूम, और अभी मार्केट, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। नमिता थापर जी ऑलरेडी मार्केट के अंदर में वो शार्क टैंक इंडिया के नाम से पहले ही नाम बना चुके हैं, कंपनी काफ़ी फेमस है लोगों के बीच में। सो इस चीज़ की वजह से थोड़ा सा एक बूम मिल सकता है शुरू में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इनिशियली मुझे लगता है कि ऊपर जा सकती है। बाकी थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स नीचे जाते जा रहे हैं जबकि कॉम्पिटिटर्स के प्रॉफिट ऊपर जाते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो कंपैरिजन बेसिस पे कंपनी ने जो वैल्यू लगाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मली लगाई है, थोड़ी सी हायर साइड में ही लगाई है, जिसकी वजह से मुझे कुछ यहाँ पर कंपटीशन के हिसाब से भी कोई वैल्यू दिखती नहीं है। अब यही कहूँ, मेरा पूरा सौदा है कि इस आईपीओ के अंदर में मुझे वैल्यू दिखती नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बहुत ही लॉन्ग टर्म का देखते हैं तो फिर सस्ते में मुझे इसको शेयर को मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और बाकी आप अपने हिसाब से एनालिसिस अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के करें और उसके हिसाब से डिसीजन लें। फाइनली सी यू टुमारो विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो।